नमस्कार दोस्तों, हमारे इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि हरियाणा के अंदर जल्द लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और एक उपचुनाव होने वाला है। क्या लगता है, क्या है जनता की राय, क्या है जनता की सोच? क्या भारतीय जनता पार्टी अब की बार 2019 की तरह फिर से ले जाएगी सभी की सभी 10 सीटें? क्या फिर से 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है परचम लहराएगी अपना, या फिर गाड़ी कहीं फंसेगी? क्या जनता सोच रही है, इस बारे में आज विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, हरियाणा लोकसभा के अंदर 10 जो हैं लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 2 आरक्षित हैं और बाकी जनरल के लिए ओपन है। और अगर 2019 चुनावों की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर हरियाणा की जनता ने 10 की 10 सीटें जो हैं जिताकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी थी। लेकिन क्या अब की बार भी ऐसा ही होने वाला है? ऐसा लगता तो नहीं है। हरियाणा की जनता शायद कुछ और सोच रही है। क्या वो केजरीवाल की तरफ जाने की सोच रही है, या वो कांग्रेस की तरफ जाने की सोच रही है, या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने की सोच रही है? क्योंकि जनता के अंदर जिस तरह से पिछले 5 सालों में शासन चला, हरियाणा की राजनीति में एक दिन अचानक भूचाल आता है और हरियाणा के मुख्यमंत्री और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मित्र, दोस्त, राजदार, उनको कुर्सी से हटा दिया जाता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर जी को भी इस बात का पता नहीं था। एक दिन पहले बड़ी बड़ी तारीफ की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, लेकिन बहरहाल सत्ता के अंदर कुछ भी संभव है। मुख्यमंत्री जी को हटाया गया, मनोहर लाल जी को, और एक नए मुख्यमंत्री जो कि सैनी समाज से और कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, उनको, नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री की बागडोर सौंप दी गई। क्यों किया भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने ऐसा कि एकदम से मुख्यमंत्री बदल दिया? शायद ऐसा लगता है कि सर्वेक्षण के अंदर ये बात देखी गई कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार जो है वो लोकसभा चुनाव में नुकसान होने जा रहा है। और वो भी ठीक दिल्ली, जो कि भारत देश की राजधानी है, उसके बिल्कुल साथ लगते हुए प्रदेश के अंदर अगर नुकसान होगा तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी का क्या होगा? तो परिवर्तन किया गया, असंतोष हुआ। मनोहर लाल खट्टर जी को भी कहीं ना कहीं बुरा तो जरूर लगा होगा, क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री से उठाकर आपको एकदम से हटा दिया जाए तो मन में रोष तो होता ही है। दिखाया जा रहा है कि अरे नहीं नहीं, कुछ हुआ नहीं ऐसा। और ये साफ तौर पर देखने को जब मिला, जब उन्होंने हरियाणा विधानसभा में बिना किसी को पता लगे एकदम से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति जो है पिछले काफी सालों से, मैं 15-20 सालों से, मैं ऐसा कहूं कि 30 सालों से भी अगर राजनीति को देख रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भजन लाल के समय में भी यही मामला था कि जाट गैर जाट, क्योंकि बंसीलाल जाट थे, फिर भजन लाल बिश्नोई समाज से आते थे, तो वो गैर जाट थे। काफी अच्छा शासन किया भजन लाल जी ने हरियाणा के अंदर। तो फिर कमान आती है चौटाला साहब के पास, फिर आती है हुड्डा साहब के पास, दोनों जो है जाट समाज से हैं। और फिर परिवर्तन होता है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कमान सौंप दी जाती है, पंजाबी समाज से आते हैं। तो अब फिर जो है, जब ऐसा लगा कि गैर जाट करना जरूरी है, तो शायद आला कमान ने कोशिश की कि ओबीसी समाज को वोटों को साध लिया जाए। और ठीक जैसे ही इस्तीफा दिया तो तुरंत जो है
मनोहर लाल जी को करनाल लोकसभा से प्रत्याशी बना दिया गया। तो पंजाबी समाज को भी खुश कर दिया साथ साथ में। और मुख्यमंत्री जी ये बार बार, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, वो बार बार ये बात कह भी रहे हैं कि मैंने तो शर्त रखकर जो है चुनाव लड़ने की बात कही। अब सैनी समाज, ओबीसी समाज क्या करता है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगता है, या फिर जो मुख्य मुद्दा है कि देश के अंदर सबसे टॉप पर बेरोजगारी में हरियाणा है, क्राइम में हरियाणा है, क्राइम जो है उसका ग्राफ बढ़ा है, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़े हैं, एक आम आदमी की जो इनकम है वो डिक्रीज हुई है। सरकारी डाटे पर मैं जाऊंगा ही नहीं, लेकिन जो समाज के अंदर एक्चुअल कंडीशन है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में जो एक मिडिल क्लास है उसकी इनकम उतनी बड़ी ही नहीं, एक गरीब आदमी है उसकी इनकम उतनी बड़ी ही नहीं। तो ये भी एक चुनौती है। दूसरा, महंगाई जिस तरह से बढ़ी, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा के अंदर चुनौती है। मनोहर लाल खट्टर जी नो डाउट काम किए, सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, गांव गांव में बजट दिए, जिम खाने खोले गए, पार्क बनवाए गए, उनके अंदर ओपन एयर जिम लगाए गए, ठीक है। तो और शिक्षा व्यवस्था जो है उसके अंदर भी सुधार करने की कोशिश की, ऐसा सरकार बताती है। किसानों के लिए भी उन्होंने कोशिश की, ऐसा सरकार बताती है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत ये है, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत स्ट्रोंग है, महंगाई का मुद्दा बहुत स्ट्रोंग है, महिलाओं के प्रति जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है वो बहुत स्ट्रोंग है, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है हर डिपार्टमेंट को। हरियाणा के अंदर कितने स्कूल बंद हुए पिछले 10 सालों में, ये देखने की बात है। जिस तरह से एक जो पक्की नौकरी की आशा करके युवा जो है पढ़ाई करता था, वो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो है वो समाप्त सी हो गई। और अगर सच में एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन की बात करें तो वो भी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है, क्योंकि आज देश के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनको पूरा का पूरा व्यवसाय भी सौंपने की कोशिश की गई है पास्ट में, और आगे भी यही करते रहेंगे। तो जनता के अंदर कहीं ना कहीं दबा हुआ रोष है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं मजबूर दिखती है 5 किलो अनाज के प्रति। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के ऊपर चुनौतियां नहीं है। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कोशिश की है कि अलग अलग प्रोग्राम करके जनता के साथ कनेक्ट बनाया जाए। जिस तरह से वो जनता के बीच ना जाकर सिर्फ और सिर्फ हवा के अंदर ही काम करते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरह से फूट है, शैलजा जी अलग चलती हैं, ठीक है, रणदीप सुरजेवाला जी अलग चलते हैं, तो सभी नेता जो हैं वो अलग अलग चलते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपनी अलग कमान संभाल के रखते हैं। तो इस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी का बटा होना जो है वो कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी भले हो गया हो, लेकिन क्या उसको उतना फायदा होगा? इन पार्टियों को जनता की सिंपैथी मिलेगी, या जनता के अंदर जो सरकार के प्रति आक्रोश है, सुविधाएं जो स्कीम्स जो थी जिनको मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिली, और उन लोगों को स्कीम्स मिली है एक्चुअली जिनको नहीं चाहिए थी। ये जो भ्रष्टाचार के अंदर भी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर आ गई, ये बात मानने की होगी कि भ्रष्टाचार के अंदर कांग्रेस से कम 10 से 50 गुना जो है इजाफा भ्रष्टाचार के अंदर हुआ। देश को जिस तरह से और प्रदेश को जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने 450 लाख करोड़ का जो है वो कर्जा प्रदेश के ऊपर मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने कर दिया, जो कि लगभग 66 या 86 हजार करोड़ था 2014 से पहले, और जिस पर बहुत बड़ी बात मनोहर लाल खट्टर ने स्वयं कही थी कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो ये कर्जे को खत्म करूंगा, और मैं पूछूंगा मौजूदा सरकार से
कि इतना कर्जा क्यों किया, और उसी भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हरियाणा के अंदर इतने बड़े कर्जे के अंदर देश की जनता को डाल दिया। दोस्तों, हो सकता है कि कर्जा लेना जरूरी हो जब हम काम कर रहे हों, व्यवस्था जो स्पीड जो है बढ़ानी हो अगर विकास कार्यों की, तो कर्जा लेना जरूरी हो सकता है। लेकिन ऐसा इम्पैक्ट पिछले 9.5 सालों के अंदर कहीं दिखा नहीं। ऐसा इम्पैक्ट जो है वो कहीं दिखा नहीं कि रोजगार जो है वो बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन आ गया हो, रोजगार की बहुत सुविधाएं लोगों को मिल गई हों, बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं पिछले 9-9.5 सालों में युवाओं ने लगा ली हों और बड़े सक्सेसफुली रन कर रहे हों। ओपन एयर जिम देना एक अलग बात है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था और जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी का ढीला रवैया है, यह जानबूझकर ऐसा वो रवैया अपना रही है, ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि देश के अंदर या प्रदेश के अंदर अब भी जो गरीब लोगों के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो मैक्सिमम जनता है वो सरकारी अस्पतालों में ही इलाज करवाने जानती है। जिस तरह से पुलिस की भी मोनोपोली जो है वो बड़ी है, वो भी देखने वाली बात है। जिस तरह से मीडिया की आवाज को दबा रही थी सरकार, वो भी देखने वाली बात है। तो इस तरह के जो मुख्य मुद्दे हैं, आम जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और लोकसभा के अंदर चाहे 10 की 10 सीटों की बात करें हम, चाहे गुरुग्राम की हो, चाहे फरीदाबाद की हो, चाहे सोनीपत की हो, ये भी सीटें जो है फंसी हुई नजर साफ तौर पर आती हैं। भिवानी की हो, चाहे सिरसा की हो, चाहे हिसार की हो, और चाहे जो है रोहतक की हो, इस पर भी कंपटीशन जबरदस्त होगा। करनाल की सीट पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी कोई अगर कमजोर उम्मीदवार उतार दे तो मनोहर लाल खट्टर जी की सीट जो है वो निकल सकती है, वरना मनोहर लाल खट्टर जी से भी कुछ एक विशेष जो समाज के अंदर ग्रुप है उसका रोष ही है। ऐसा नहीं है कि साफ तौर पर करनाल की सीट भी निकल जाएगी। जो कुरुक्षेत्र की सीट है, चाहे वो अंबाला की सीट है, वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंपटीशन में आएगी। तो ये सीटें जो हैं वो लगभग जो है बहुत बुरी तरह से फंसी हुई हैं। लोकसभा के अंदर लगभग आधी से ज्यादा सीटों का तो भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वेक्षण है ऐसा कहते हैं कि उन्हें ही पता है कि लगभग 6 से 7 सीटें जा सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथ से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत अच्छा प्ले कर रही है, और अगर वो ऐसे ही प्ले करती रही तो उससे फायदा होगा। और अगर विपक्ष जो है वो भूमिका बहुत स्ट्रॉन्ग ढंग से अगले जो लगभग 50 दिन है विपक्ष के पास, अगर वो विपक्ष बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा तो शायद बहुत फायदा भी जो है विपक्ष को हो सकता है। लेकिन लगभग नुकसान तो तय दिख ही रहा है, खास तौर पर जाट बेल्ट में जो है वो नुकसान दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा लोकसभा में अब की बार 10 की 10 जो है वो सीटें मिलना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता क्या देखती है ये जनता ही जानती है, और जनता किसी को बताती भी नहीं है। आजकल वोटर भी समझदार हो गए हैं। तो आने वाली 4 जून को ये बात सबके सामने आ जाएगी कि किसके पास जो है कितनी सीटें जाएंगी। हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और लोगों तक भी पहुंचाइएगा, और हमारे इस मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।